चलिए देखिए, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित आंकिक प्रश्न, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आज हम उसी पे बात करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है ट्रांसफार्मर से संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन साथ में नोट करते रहें, लिखें प्रश्न। देखिए, कर एक ट्रांसफार्मर, ध्यान से, एक ट्रांसफार्मर की प्रथम कुंडली, एक ट्रांसफार्मर की प्रथम कुंडली से कितनी धारा ली जाती है, कितनी धारा ली जाती है, जो 220 ओम प्रतिरोधक की एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। ये प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, ध्यान देना। एक ट्रांसफार्मर की प्रथम कुंडली से कितनी धारा ली जाती है, जो 220 ओम के प्रतिरोधक की एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में क्या करे। तो पहला चीज ध्यान दो, कह रहा है कि 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में बदल रहा है, यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कर रहा है। तो जब कोई ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करे तो उस ट्रांसफार्मर को कौन सा ट्रांसफार्मर बोलते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर। क्लियर है ना? इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर से संबंधित है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर की विशेषता क्या होती है जी? प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम, इस टाइप का होता है, ठीक है जी। कह क्या रहा, देखो, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की प्रथम कुंडली से कितनी धारा ली जाए। यह है प्रथम कुंडली, यह है द्वितीय कुंडली। कह रहा है कि प्रथम कुंडली से कितनी धारा लें, मतलब इसमें कितनी धारा प्रवाहित करें, यानी आईपी का मान कितना होगा। समझे कि 220 ओम प्रतिरोधक की एक मशीन को चलाने के लिए, तो मशीन किधर जोड़ी जाएगी? प्रथम के तरफ या द्वितीय की तरफ? मशीन किधर जोड़ोगे? बक लोगे। प्रथम के तरफ तो विद्युत स्रोत लगाया जाता है, तो जिधर आउटपुट होगा उधर न जोड़ोगे। तो मशीन यहां पे जोड़नी है आपको, ये एक मशीन है, समझे? यहां पर मशीन को जोड़ना है और इस मशीन का जो रेजिस्टेंस है वो दिया है 220 ओम। इस मशीन को चलाना है और इसे ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली से जोड़ा गया है। तो आप प्रथम कुंडली को कितनी धारा देंगे
कि यह ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में क्या करे, बदल दे, और ये 220 ओम की जो मशीन है वो चलने। समझ में आ गई कहानी इसकी। अब देखो, जो प्रथम कुंडली का वोल्टेज होता है उसको लिखते हैं, और जो द्वितीय कुंडली का वोल्टेज होता है, हो गया जी, और ये मशीन हो गई जिसका रेजिस्टेंस है। अब ध्यान से सुनना, इस वाले भाग से हम IS निकाल सकते हैं नहीं, ओम के नियम से। I बराबर होता है वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस होता है, और इस भाग में वोल्टेज कितना है जी, 22 है ना, देख लो। तो लिखोगे ES बटे R, यानी 22 बटे R। R है 200, तो कितना आया 1/10, यानी 0.1 एम्पियर। यानी द्वितीय कुंडली से जो धारा मिलेगी मशीन को, वो कितनी मिलेगी, 0.1 एम्पियर। हो गया जी। हमें IP निकालना है, ठीक। तो देखिए कहानी समझ में आ गई इसकी ना। अब देखो यहां पर जब भी हल करेंगे तो पहला काम जो जो दिया है उसको लिखेंगे। देखिए फिजिक्स का नियम, एक सिस्टम से आप हल करिएगा तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि बच्चा पढ़ा लिखा है। इधर उधर गूंज गूंज के लिखेंगे तो समझ जाएगा आप कितना पढ़े हो। तो दिया क्या क्या है इसमें, प्राइमरी वोल्टेज दिया है EP, दिया है ना 220 वोल्ट। द्वितीय कुंडली का वोल्टेज दिया है ES, कितना, 22 वोल्ट, ठीक है जी। और मशीन का प्रतिरोध दिया है, मशीन का R का मतलब, और वो है 220 ओम। आपसे प्रश्न है कि IP कितना होना चाहिए, यही प्रश्न है। तो सबसे पहला काम हम किसको निकाले हैं, IS को, ठीक है। क्यों IS निकाला जाएगा अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए एक सूत्र आप पढ़े होंगे वोल्टेज और धारा के संबंध में, वो सूत्र क्या है, ये सूत्र लगाइए। सूत्र है ES बटा EP बराबर IP बटा IS, पढ़े हो ना, ये वाला सूत्र। हमें IP चाहिए तो IS का इधर गुणा करना पड़ेगा। तो IP बराबर क्या होगा, ES इंटू बटे में हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ES की वैल्यू है, EP की वैल्यू है, IS की वैल्यू जरूरत पड़ गई ना, इसलिए पहले IS क्या करें, निकाल लें, जैसे वहां निकाला गया है। इसके लिए देखो कैसे निकलेगा, IS बराबर होगा ES बटे R, ठीक है जी। ES है 22 और R है 200, तो कट के आया 1 बटा, बराबर आया, लो निकल गया ना, IS मिल गया। ये IS की वैल्यू यहां रख देंगे, IP इक्वल टू ES 22, IS 0.EP 200, 22 से 10 बार में अगर भाग दोगे तो 10 अंक और आगे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0.0 एम्पियर। समझ में आई बात, यानी प्राथमिक कुंडली को इतनी धारा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यह ट्रांसफार्मर दूसरे कुंडली में इतनी धारा उत्पन्न करेगा जिससे ये 220 ओम का मशीन जो है चलने। क्लियर हो गया ना, क्लियर है सभी को, तो नोट कर लो।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, बात ना करें, अगला प्रश्न देखें। करे एक आदर्श ट्रांसफार्मर की, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की, ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या 1100 एवं 110 है। प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली से, यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो तो ठीक है, प्राथमिक कुंडली द्वारा ठीक है, ली गई धारा का मान, ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है आपके सामने, ठीक है जी, ध्यान देना इधर। कर एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या दी गई है। देखो यहां पर हम एक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं ऐसे, अब ध्यान देना इस चीज को, ये एक ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में फेरे हैं, इसका मतलब इसमें फेरे ज्यादा होंगे, और इसमें कितने हैं, तो ये 1100 जो है प्राथमिक कुंडली में, यानी ये है एनपी का, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस, और वो है 110, ठीक है। करा प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज कितना, 220, यानी यहां पे जो वोल्टेज दिया जा रहा है ईपी वो है 220 वोल्ट, ठीक। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र, यहां पर एक यंत्र जुड़ा है, यहां पर ये यंत्र है, ठीक, जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 200, प्रतिबाधा का मतलब इस यंत्र का प्रतिरोध 220 वोल्ट है, ओम, सॉरी ओम, देखिए मात्रक भी ओम है, प्रतिरोध है ये, ठीक है। चलिए
प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान, इस कुंडली में जो धारा दी गई है ईपी का मान ज्ञात करना है आपको। समझ में आ गया? अभी अभी लगाया ना, सेम उसी तरह है, हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, समझ लिए, मान बदले हुए हैं, कर लेंगे। ठीक है, पहले निकाल लीजिएगा आई एस। यहां पे आई एस कैसे निकलेगा, देखिए निकल जाएगा, देख लीजिए। यहां ईपी है, एएनपी है, आईपी है, यहां पर ईएस नहीं है, पहले ईएस निकाल लीजिएगा। पहले क्या निकालेंगे, ईएस। ईएस निकलेगा कैसे, फॉर्मूला आपको बता दें, फॉर्मूला होता है ईएस बटा ईपी बराबर होता है एएनएस बटा एनपी। हमें ईएस निकालना है, इसका इधर गुणा कर दीजिएगा, तो ईएस का मान मिल जाएगा एएनएस बाई एनपी इंटू, हो जाएगा ना। जब ईएस आ जाएगा, ईएस यहां मिल जाएगा, तो आपको इसमें आई भी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, ईएस मिल जाएगा तो आई आपको मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि आई एस बराबर होगा ईएस बटा जेड। जेड ईएस मिल जाएगा, आईएस, और जब आईएस मिल जाएगा तो आगे कहानी आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, कर लीजिएगा, हो जाएगा जी, करना पड़ेगा, हो जाएगा ना, कर डालिएगा, बना लीजिए। हो गया, क्वेश्चन तो लिख लिए होगे। बेटा देखिए, एक और क्वेश्चन है इसमें, अगले प्रश्न पे आते हैं। करें एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, ठीक है, प्राथमिक तथा द्वितीयक, प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों, प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के फेरों की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात, ठीक है, दिया है 1:200, ये दिया है। ठीक है, यदि इसे 200 वोल्ट, यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा के मेंस सी जोड़ दिया जाए, मेंस से जोड़ दिया जाए,
ठीक है। तो द्वितीयक कुंडली में अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। ठीक है जी, ध्यान देना, कहानी समझो अब इसकी। ट्रांसफार्मर देखो, जो ट्रांसफार्मर है वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई का मतलब समझ में आ रहा होगा, पहले कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी और दूसरे में ज्यादा होगी। ये प्राथमिक हो गई और ये द्वितीय कुंडली हो गई। ठीक है जी, और ये ट्रांसफार्मर तैयार हो गया। ठीक, कह रहा कि प्राथमिक कुंडली में जो फेरे हैं एनपी और द्वितीय कुंडली में जो फेरे हैं एनएस, इन दोनों का जो अनुपात है एनपी बाई एनएस वो है 1/, अगर इसमें एक फेरे है तो इसमें 200, अगर इसमें 2 फेरे हैं तो इसमें 400, इसमें 3 फेरे तो उसमें 600, यानी हर एक फेरे पर उसमें 200 फेरे हैं। समझ आ गई बात? ये दिया है। और क्या दिया? यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा के मेंस से जोड़ा जाए, तो मेंस कौन जुड़ता है? प्रथम या द्वितीय? मेंस मतलब स्रोत, तो प्रथम कुंडली जुड़ती है। यानी प्रथम कुंडली को जिस स्रोत से जोड़ा जा रहा है उसका वोल्टेज है कितना? तो यानी प्रथम कुंडली का वोल्टेज हो गया ना, और धारा हो गई प्रथम में 2 एम्पीयर। प्रथम की बात कर दिया, कह रहा है तो द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। मतलब इस कुंडली में जो धारा बहेगी IS, ठीक है, उसका अधिकतम मान पूछ रहा है। समझ में आ गई बात? तो देखो, करना यूं है, पहले इसका वोल्टेज निकाल लो, या वोल्टेज निकालना पड़ेगा इसका, फिर धारा निकलेगी। वोल्टेज कैसे निकलेगा? देखो समझो, पहले जो दिया है वो लिख लो। दिया है, क्या दिया है? ईपी 200 वोल्ट दिया है, आईपी दिया है 2 एम्पियर, ठीक है, और एनपी और एनएस के फेरों का अनुपात दिया है। ये दिया है ना, और कुछ तो दिया नहीं है। ठीक है जी, प्रश्न है IS का मान, ये प्रश्न है। करना यूं है, देखो आप सभी को पता होगा ES बटा EP, ये सूत्र है, बराबर होता है NP बटा, होता है ना, ये सूत्र है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, इसमें ES तो हमें पता ही नहीं है। देख लो, ES पता नहीं है, यहीं से हमें ES निकलेगा, यहीं से। EP का इधर कर दो गुणा, तो ES बराबर NP बाई NS का मान है 1/, तो ये तो 1/200 हो गया, और EP का गुणा करोगे तो ये हो गया यहां पर EP, हो गया जी। ES बराबर 1/200 और EP का मान भी बोलो, तो ES कितना होगा जी? 1 वोल्ट। लो, अगर आप EP को 200 वोल्ट दोगे, ठीक, EP को 200 वोल्ट दे रहे हो ना, तो ये तो उल्टा हो रहा, वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए ना, ये तो कम हो रहा। देखो
क्योंकि फेरों की संख्या ज्यादा तो वोल्टेज हाई करना चाहिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। कहां गलत हो गया? ES बाई EP, तो NP बाई और NP बाई NAS प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली के संख्याओं का अनुपात 1/200 है, तो इसका मान 1/200। सॉरी धारा वाले में होता है ना, ये होगा NAS बाई NP। अब देखना ध्यान से, इसको हम क्या करें, ऐसे लिख सकते हैं यहां पर, इसका इधर गुणा करोगे 1 मिनट, NAS बाई NP। देखना ध्यान से, समझना, ES बराबर इस NAS बाई NP को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, NP बाई NAS 1 करके, फिर ये पलट जाएगा तो इसे ही हो जाएगा और यहां रहेगा EP। अब देखो, ES बराबर 1/NP बाई और NP बाई NAS का मान देखो 1/, इसका मतलब 1/, और यहां पर है EP और EP का मान है 200 ऊपर चला गया, तो ES बराबर 200 गुणे हो गया, यानी टोटल हो गया 40,000 वोल्ट। कितना होगा? 40,000 वोल्ट। अब समझ में आ गई कहानी, यानी यहां अगर 200 वोल्ट दोगे तो यहां पे 40,000 वोल्ट करंट आएगा। जो करंट आएगी वो कितनी वोल्टेज की आएगी? 40,000 वोल्टेज की आएगी। तो ES मिल गया, और जब ES मिल गया ना तो IS तो मिल ही जाएगा। कैसे? फिर सूत्र लगा दो, सूत्र ES बाई EP बराबर होता है IP बाई, ये होता है, इसको लगा दो। अब क्या करना देखो, हमें IS चाहिए, इसको यहां भेज दो इसको, तो ये हो जाएगा ES इंटू IS बराबर IP इंटू, हमें IS चाहिए तो IS, ES को उधर भेज दो, तो IP इंटू EP बटा ES हो गया दिया। अब IS बराबर IP का मान कितना है? 2, EP का मान 200, ES का मान, बाप रे इतना, ये 2 दूना कट गया 100 बार में, तो IS बराबर हो गया 1/100 से भाग दे दो 0.0 एम्पियर। तो उसमें अधिकतम धारा कितनी आई? समझ में आ गई कहानी इसकी? नोट कर लो। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। शोर ना करो बाबू। कह रहा है एक अपचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट
वोल्ट करता है प्राथमिक कुंडली में में 2000 फेरे हैं, 2000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है, 80% है तथा निर्गत शक्ति 4000 वाट है, 4000 वाट है। निम्न की गणना कीजिए, निम्न की गणना कीजिए। अब क्या क्या गणना करना है? नंबर 1, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यानी NAS, ठीक है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NAS निकालना है। और दूसरा है निवेशी शक्ति आपको निकालना है, ठीक है जी। ये 2 क्वेश्चन है आपके पास। अब ध्यान से देखना इधर। माय डियर बंटी, इधर देखो, इधर एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, ध्यान देना। अपचाई का मतलब क्या होता है? जिसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम हो, अपचाई है, उच्चाई नहीं है। तो प्राथमिक में फेरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, ये लो, ठीक है। और द्वितीय कुंडली ये हो गया जिसमें फेरों की संख्या कम है, ये हो गया अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक। प्रश्न देखो, कह रहा है यह ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को, यहां पर एक वोल्टेज यहां दिया जा रहा है, इस वोल्टेज को कितना दिया गया है? 1100। तो इसका मतलब ईपी हो गया 1100। इसको बदल कितने में रहा है? तो ईएस हो गया 110 वोल्ट, ठीक है। फिर कह रहा प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं, इसमें 2000 हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि इसमें 2000 से कम होंगे, ज्यादा तो होंगे नहीं। अगर ज्यादा फेरे आ रहा तो आंसर ध्यान रखना, ठीक है। एएनएस हमको पता नहीं है, ये निकालना है, ठीक। और क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा ये दिया है 80%। निर्गत शक्ति मतलब जो यहां से निकलता है पीओ, और ये दिया है 4000 वाट। समझ में आ गई कहानी? जो जो दिया हमने सब दिखा दिया बोर्ड पे। अब यहां पर लिखो हल, और हल में लिखो दिया है, और दिया है में लिखो ईपी 1100 वोल्ट, ईएस 110 वोल्ट, ठीक। एनपी 2000, ठीक है, ठीक है जी। और क्या दिया उधर? पीओ यानी निर्गत शक्ति 4000 वाट, और दक्षता 80%। इतना तो दिया है बच्चा। पहला क्वेश्चन एनएस निकालना है। एनएस निकालने के लिए एकदम आसान फॉर्मूला है। क्या है जी? देखो, सूत्र लगा दो। सूत्र में ईएस बटे ईपी बराबर एनएस बटे, हमें एनएस चाहिए, इसका इधर गुणा कर दो,
तो NS बराबर हो जाएगा ES इंटू NP बाई, हो गया जी, ENS बराबर ES, और ES है 110, ENP है कहां गई लो 2000 बटे में EP 1100, कट गया 11 से 11 10 हो गया ना, 10 का 20 में गुणा, नहीं 20 है। अरे बच्चा 10 हो गया, 11 दहा में 110 होता है, 10 गुणे 20 कितना होगा 200। तो ये तो आंसर सही आ गया ना, 2000 और इसमें कम है फेरुक संख्या, क्लियर हो गया। तो ये आंसर तो एकदम सही है। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में निवेशी शक्ति पूछी जा रही है, ठीक है जी, ध्यान से सुनना। दक्षता ईटा बराबर होता है निर्गत शक्ति, होता है सूत्र, और निर्गत शक्ति बटे में क्या होता है जी, निवेशी शक्ति, और गुणे में क्या होता है 100, ठीक है जी, यही होता है ना। अब देखो ईंटा का मान दिया है 80%, दिया है ना, 80% का मतलब क्या कहते हो, ये होता है बराबर निर्गत शक्ति का मतलब पीओ, और निवेशी शक्ति का मतलब गुणे में 100, सही है ना। देखो PI का इधर गुणा कर दो, इधर उधर बचा, इधर हो गया 80 गुणे PI बटे में, और इधर हो गया PO गुणे 100 को इधर भेज दो, तो PO बराबर हो गया 80 गुणे PI बटे 100 गुणे, बोलो सही है ना। हाँ PO का मान दिया नहीं, वो निर्गत शक्ति की गणना निवेशी निकालना है, वो तो पहले बताना चाहिए, PI निकालना है। चलो इधर देखो, इधर देखो, चलो कुछ नहीं बिगड़ा, PI निकालना है, PI को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 80 PI, और ये इधर जाएगा तो PO गुणे 100 गुणे 100, ये वाला, ठीक, 80 उधर भेज दो, तो PI बराबर हो गया PO गुणे 100 बटे में 80, ये हो गया, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, PI बराबर 0 से 0, 2 चौके 2 पचे 4 25 आम 25 पचे 125, नहीं हो गया, तो ये हो गया PO 25 पचे 100, देखो आ गया ना। अब PO का मान दिया कितना जी, आई देखा 4 गुणे 100, हल कर दो, देखो 3 0 तो ऐसे टक टक लिख दो, 125 का 4 बार गुणा, देखो 4 पचे 0, 4 दूना 0, 4 एकन्नम 5, हो गया जी, ये हो गया PI, ठीक। अब देखो इसको लिख सकते हो 5 गुणे इकाई दहाई, कैठ 0 है 5 हो, 10 पे 5 वाट, ये हो गया इसकी निर्गत निवेशी शक्ति, हो गया जी। बाकी जो भी क्वेश्चन है उसको करिएगा, नहीं अगर होगा तो फिर हम मिलेंगे नहीं, नोट कर लो।